क्लास 10th साइंस चैप्टर 8th हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। आपके एक प्लांट आ जाते हैं, प्लांट्स, और एक आपके एनिमल्स आ जाते हैं। तो प्लांट और एनिमल रिप्रोड्यूस, री का मतलब होता है दोबारा, दोबारा, और प्रोड्यूस मतलब जनरेट करना, जनरेट यानी प्रोड्यूस करना। तो प्रोड्यूस, दोबारा प्रोड्यूस करना मीन्स अपने जैसी संतानें उत्पन्न करना। जब कोई भी प्लांट, पेड़ पौधा या जानवर अपने जैसी संतानें उत्पन्न करता है, कोई पेड़ है वो अपने जैसे दूसरे पेड़ उससे बाद में बढ़ते हैं, वो कैसे बढ़ते हैं, एनिमल है उनके अपने जैसे संतानें, बच्चे कैसे प्रोड्यूस होंगे, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म यानी वो तौर तरीका, वो पूरा प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट्स आस्क ए मोर बेसिक क्वेश्चन। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ लिया है। ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चंस बच्चे सोचते पूछे नहीं जाते, लेकिन ये भी पूछ लिए जाते हैं। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखो बेटा, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिज्म सांस लेता है, ऑर्गेनिज्म हवा अंदर बाहर करता है, खाना खाता है, डाइजेशन करता है, एक्सक्रेशन करता है, लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे हमने। तो जो लाइफ प्रोसेसेस थे वो किस लिए करते हैं, जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। कोई ऑर्गेनिज्म, पेड़ है, वो जमीन से पानी लेगा, पत्तियां उसका खाना बनाएंगी, तो उसका लाइफ प्रोसेस में काउंट होता है। और लाइफ प्रोसेस किस लिए होता है, ताकि वो सरवाइव, जिंदा रह सके, है ना, खुद। लेकिन रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट या कोई एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता, तो जिंदा रहेगा, उसकी लाइफ में कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी रिप्रोडक्शन होता क्यों है, ये प्रोसीजर, व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते क्यों है। तो बेसिक है, टू मेंटेन द स्पीसीज ऑन द अर्थ, surviving of the species, not the itself, to survive या to maintain the species, जो species है, not itself, खुद के जिंदा रहने के लिए नहीं, खुद को बनाए रखने के लिए नहीं, अपने स्पेसीज को, अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। सपोज बंदरों में रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो बंदर 10, 15, 20 साल बाद सारे मर जाएंगे। जिसकी मैक्सिमम कोई बूढ़ा बाड़ा बच गया वो 30 साल बाद, 35 साल बाद मर जाएगा, यानी 30, 35, 40 साल बाद बंदर खत्म हो जाएंगे। बंदर पिछले लाखों करोड़ों सालों से खत्म क्यों नहीं हुए, क्योंकि रिप्रोडक्शन है। पुराने मरते हैं, नए पैदा हो जाते हैं। ह्यूमन बीइंग, कोई भी स्पीसीज आज आप अपने चारों तरफ कोई प्लांट या एनिमल देखते हो, वो सिर्फ इसीलिए नेचर के अंदर मेंटेन है, इसीलिए अर्थ के ऊपर है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो जो एनिमल, तो क्वेश्चन के आंसर में हम यही लिखेंगे, टू मेंटेन द स्पीसीज ऑन द अर्थ, नॉट फॉर द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। ऑर्गेनिज्म की खुद की लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन नहीं है। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल्स लाइफ, किसी अकेले एक इंसान या एक जानवर, एक एनिमल की लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, बट इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द स्पीसीज ऑन द अर्थ। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ, ये लिखा हुआ आंसर इसी ने लिख दिया है। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक द इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। भाई इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, वो जरूरी जीवन के प्रोसेस जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, इस तरह के जो लाइफ प्रोसेस हैं, जो अगर नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, वो मर जाएगा। तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नहीं मरेगा, ये आपको ध्यान रखना है। On the other hand, if the individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. कह रहा है देखो बड़ा नुकसान वाला काम है। एक तो रिप्रोडक्शन उसकी लाइफ के लिए जरूरी है ही नहीं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है ही नहीं।
फिर भी रिप्रोडक्शन करते हैं, और रिप्रोडक्शन से एक नुकसान दिया हुआ, नुकसान क्या है कि उसको अपनी बहुत सारी लॉट्स ऑफ एनर्जी उसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस में खर्च करनी पड़ती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी स्पेंड खर्च की जाती है इस प्रोसेस में। सो व्हाई, क्यों वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऐसा करता है, वो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करता है एक ऐसे प्रोसेस में जो उसकी लाइफ के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम। अब बुक वाला कहता है कि भाई इसके बारे में अपने क्लासरूम में डिस्कस कर लो, कौन बच्चा क्या सोचता है, कैसे सोचता है कि खुद की जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, फिर भी करते हैं और खुद इतनी एनर्जी खर्च करके कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organism because they reproduce। भाई देखो, इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी हो, कोई बच्चा कोई जवाब दे, कोई टीचर कुछ भी कहे, हम सब देखते हैं। इट इज ऑब्वियस, जरूरी है, नॉर्मल, हम सब नोटिस करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस तो करते हैं। इफ देयर वर टू बी ओनली वन non-reproducing members of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence। कहता है अगर कोई अकेला ऑर्गेनिज्म होता, रिप्रोड्यूसिंग मेंबर्स उसके ना होते, तो भाई बड़ी मुश्किल होती, शायद ही हमने उस ऑर्गेनिज्म को नोटिस किया होता, शायद ही हमें पता होता कि ऐसा ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में, इस प्रकृति में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मान लो कोई स्पेशल किसी एक ऐसा जानवर है जो मरता भी नहीं, इसको रिप्रोडक्शन भी नहीं करता, अकेला है, होगा कहीं इतनी बड़ी दुनिया में, हम उसे नोटिस ही नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं है या नहीं है। इट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ए सिंगल स्पीसीज। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज के होते हैं। आप किसी भी स्पीसीज के बारे में, किसी भी जानवर के बारे में सोचो, किसी प्लांट के बारे में सोचो, आपको प्लांट का नाम ध्यान क्यों आएगा? क्योंकि आपने उस तरह के बहुत सारे जानवर या प्लांट देखे होंगे। बहुत सारे प्लांट और जानवर एक पर्टिकुलर स्पीसीज के होते हैं, दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस, और इसी वजह से वो हमारे नोटिस में, हमारे ध्यान में आते हैं। हाउ डू वी नो दैट? टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज। अच्छा, ये कह रहा है हम किस तरह से ये बात समझते हैं कि दो अलग ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगे कि ये जो दो जानवर हैं ये एक ही स्पीसीज के हैं। पहली बात तो लुक से देखने से पता लग जाएगा, बहुत कॉमन सी बात है कि हम लुक से देख के पता लगा लेते हैं। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, स्पीसीज तो सेम है लेकिन एटमॉस्फेयर, पर्यावरण की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से आउटर अपीयरेंस डिफरेंट हो जाती है, आउटर अपीयरेंस डिफरेंट होगी, और फिर अब ये देखना है कि सेम स्पीसीज है या नहीं है। तो पूछेंगे थोड़ी हम उससे, भाई तू बता तू कुत्ता है क्या, ऐसा तो नहीं पूछेंगे। तो हम क्या करेंगे, साइंस क्या करती है, फिर सेल उसकी निकालती है, सेल के अंदर डीएनए निकालते हैं, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स को काउंट करते हैं। क्रोमोसोम्स जब काउंट करेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमने पहले पढ़ा था 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर। ऐसी हर स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहेंगे कोई पर्टिकुलर स्पीसीज पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रखती है, हर एक स्पीसीज के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग होंगे। तो यूजुअली वी से दैट बिकॉज दे लुक सिमिलर। कॉमन आंसर तो है कि एक जैसे दिखने से ईच अदर, हम कहेंगे कि सेम स्पीसीज है। रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन से नए इंडिविजुअल क्रिएट होंगे जो उन जैसे ही दिखाई देंगे, लगभग एक जैसे ही दिखाई देंगे। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? ये भी क्वेश्चन है, एज इट इज भी पूछ लिया जाता है। अब ये क्वेश्चन पेपर में भी आया है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अपने जैसे? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप अपने पापा की फोटो सोचो, अपनी सोचो, मम्मी की फोटो सोचो, अपनी सोचो। क्या तुम बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसे हो? एग्जैक्ट
नहीं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती। लेकिन कई बार तुमने देखा होगा, ओहो हम शक्ल पैदा हो गए दो भाई, या बच्चा बड़ा हुआ पापा जैसा बिल्कुल हम शक्ल है ना, वो भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, उनमें भी डिफरेंस होता है। दो बिल्कुल हम शक्ल हो गए, हमें पता नहीं लग रहा है। देखो बेटा, कई बार दो हम शक्ल भाई बहन हम देखे ओहो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या है उनमें भी डिफरेंस होते हैं। कभी भी एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं बन पाती। जो दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जैसे ये मान लो कोई प्लांट है, प्लांट और प्लांट का ही गुलाब का पौधा है, तुम्हें पता गुलाब के पौधे की डंडी काट के अगर हम पेड़ पे लगा दे, जमीन में लगा दे, तो दूसरा गुलाब का पौधा बढ़ जाएगा। तो जिसमें सिंगल पेरेंट्स की जरूरत है, दो पेरेंट की जरूरत नहीं है, मेल फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं है। जिसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, एक ही पेरेंट से आप जो है नए ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाते हैं, उन्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जिसमें दो पेरेंट्स, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल, दो सेल्स आपस में फ्यूज होके, दो रिप्रोडक्टिव सेल आपस में फ्यूज होकर नई सेल नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी हद तक सिमिलर कॉपीज जनरेट होती हैं, यानी वो प्लांट अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है काफी हद तक। लेकिन कभी भी जब हमें कॉपी करनी होती है, जैसे तुम लोग फोटो कॉपी कराते हो, फोटोस्टेट, ब्लैक एंड व्हाइट करवाओगे तो ओरिजिनल से बहुत ज्यादा अलग दिखाई देगी, कलर्ड करवाओगे तो ओरिजिनल जैसी दिखाई देगी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगी। जिस तरह से फोटोकॉपी एग्जैक्ट नहीं होती, एक्चुअली होता क्या है कि जब कॉपी हो रही होती हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा पूरा जेनेटिक मटेरियल कॉपी होता है। जेनेटिक मटेरियल इन सेल, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स, जीन्स, जिसके ऊपर हमारे बारे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उन सब की एक और नई कॉपी बनानी पड़ती है। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस है, बायोकेमिकल रिएक्शंस, और हजारों लाखों करोड़ों बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है जहां एक सेल की दूसरी सेल कॉपी बनाई जाती है। जैसे आपने अमीबा के बारे में सुना है, तो एक अमीबा दो डिफरेंट अमीबा में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसमें भी जो एक अमीबा का न्यूक्लियस है वो वैसा ही दूसरा न्यूक्लियस जनरेट करेगा, फिर वो हाफ डिवाइड होगा, फिर वो दोनों अलग अलग बड़े होंगे, तो वहां भी कॉपी तो बनती ही है। और बायोकेमिकल रिएक्शंस जो इन्वॉल्व होंगी वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, उनमें कोई ना कोई चेंजेस आते ही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं एग्जैक्ट कॉपी कभी भी नहीं बनाई जा सकती। बुक में देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर। अब देखो, सिमिलर होना और एग्जैक्ट कॉपी होना दोनों में डिफरेंस है। सिमिलर एक जैसे, हम सारे एक जैसे हैं, चाइना वाले एक जैसे, हमें सारे चाइनीज एक ही जैसे दिखाई देंगे, पता ही नहीं लगेगा कौन चाचा कौन मामा कौन ताऊ, सब एक जैसे है ना, तो उन्हें हम एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन हम तो आपस में एक दूसरों को पहचानते हैं ना। सारे कुत्ते हमारे लिए एक जैसे, कुत्ते तो जानते हैं कि ये वाला कुत्ता कौन है, हमारे लिए तो भाई उनके कलर है, सारे काले कुत्ते एक जैसे, सारे लाल कुत्ते एक जैसे, तो हम एक जैसे यानी सिमिलर। सिमिलर तो हो जाते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के सिमिलर होंगे। अब ये थोड़ी हाथी के घर में घोड़े पैदा हो रहे हैं भाई, ऐसा नहीं होगा, सिमिलर होंगे लेकिन एग्जैक्ट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन, अच्छा सिमिलर क्यों है, क्योंकि बॉडी डिजाइन सिमिलर है, वही दो हाथ दो पैर नाक आंख कान, ये बॉडी डिजाइन्स आर टू बी सिमिलर द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है, मान लो बिल्डिंग बना रहे हो आप और बहुत सारे फ्लैट बनाने आपको एक जैसे ही, तो एक पेपर पे ब्लूप्रिंट बनाएंगे ना हम, एक पेपर पे ब्लूप्रिंट बनाएंगे भाई, यहाँ कमरा होगा, यहाँ लैट्रिन बाथरूम, तो ये जो नक्शा होता है नॉर्मल जनरल ब्लूप्रिंट, उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। उसी को देख देख के सारे फ्लैट बना दिए, तो वही कह रहा है ब्लूप्रिंट सेम है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका ब्लूप्रिंट वही है जो उनके पेरेंट का ब्लूप्रिंट था, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन है उनमें चेंज एरर आने की वजह से एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, सिर्फ सिमिलर कॉपी होती है। फॉर दीज डिजाइन्स शुड बी सिमिलर, द रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व। कहता है रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व क्या है, सबसे पहले होता क्या है, मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट। सबसे पहले ब्लूप्रिंट, बॉडी डिजाइन के ब्लूप्रिंट की कॉपी होती है। देखो जो सेल है, मान लो आपकी, आप समझोगे कि एक ये और एक ये दोनों रिप्रोडक्टिव सेल हैं, ये दोनों फ्यूज हुई, एक साथ मिलके एक सेल बना दी, ये सेल।
तो इसमें क्या हुआ, ये जो रिप्रोडक्टिव सेल एक एनिमल से आई थी, एनिमल है, तो एनिमल ने ये ब्लूप्रिंट दिया था अपनी बॉडी का, इस छोटी सी सेल के अंदर पूरे एनिमल का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब इतनी डिटेल्ड नॉलेज है कि हड्डियां कहाँ कहाँ हैं, वेन्स कहाँ कहाँ होंगी, आर्टरीज किस तरह से होंगी, हार्ट की फॉर्मेशन कैसी है। अगर आप सोचो ब्रेन में कितनी नसें होती हैं, कितनी वेन्स होंगी, कितने जंक्शंस हैं, उन सब के बारे में एक सिंगल सेल के अंदर लिखा होता है। तो कितनी बारीक कोड की फॉर्म में लिखा होता है, हम आज तक वहां तक पहुंच भी नहीं पाए हैं। तो ये ब्लूप्रिंट कहते हैं। ऐसी दूसरी सेल में दूसरे एनिमल का ब्लूप्रिंट है। दोनों एनिमल सेम स्पीसीज के, तभी दोनों सेल कंबाइन होकर नई सेल बनाएंगी। अगर दोनों एनिमल अलग अलग स्पीसीज के हैं तो इन सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग होंगे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने की वजह से ये दोनों फ्यूज नहीं होंगी, फर्टिलाइज नहीं होंगी, और नई सिंगल सेल डेवलप नहीं होगी। तो कहते हैं इन क्लास 9th वी लर्न दैट दी क्रोमोसोम्स, क्लास 9th में हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के अंदर है, सेल के अंदर ये इंफॉर्मेशन इनके ऊपर लिखी होती है। इनहेरिटेंस मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन जो पेरेंट से हमें मिलती है, ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म याद कर लेना। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, अलग तरह का प्रोटीन बनेगा, अलग तरह का प्रोटीन अलग तरह का ऑर्गेनिज्म बनाएगा, उसमें कोई चेंजेस और हो जाएंगे। डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर द बॉडी डिजाइन, और उससे बॉडी डिजाइन में चेंजेस आ जाते हैं। आपने इंग्लिश मूवी वगैरह में देखा होगा भाई, न्यूक्लियर कोई रिएक्टर फट गया, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गई हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शन इतनी बारीक होती है कि डीएनए में चेंज कर देती हैं। डीएनए का ये जो सीक्वेंस है ये बदल देती हैं, और डीएनए के सीक्वेंस में बदलने से ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंजेस आ जाएगा। देखा होगा छोटी सी मछली बड़ी हो गई है, कोई इंसान बहुत बड़ा हो गया, हाइट बड़ी होगी, तो चेंजेस आ गए। वो चेंजेस किस वजह से शो करते हैं, डीएनए में चेंजेस। अगर सीक्वेंस में हम कह दें कि आपकी हाइट जो 5.5-6 फीट है, उसकी जगह 50 फीट वाला सीक्वेंस कर दें सिर्फ छोटी सी सेल के सीक्वेंस में, तो खाना तो आप सारी जिंदगी खाते हो ना, तो फिर आप बढ़ते रहोगे जब तक आप 50 फीट के ना हो जाओ, 50 फीट। तो सिर्फ किस वजह से, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज की वजह से बॉडी में चेंज आ जाता है। Therefore, a basic event in the reproduction is the creation of DNA. सबसे बेसिक इवेंट क्या है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो सेल कॉपी होती है, सेल के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि डीएनए बन रहा है, नया डीएनए, यानी पुराने डीएनए से नया डीएनए कॉपी होकर नया डीएनए बन रहा है, और सारी इंफॉर्मेशन उस पर रीराइट लिखी जा रही है। सेल यूज केमिकल रिएक्शंस, ये चीजें आंसर में लिखी जाएंगी, कहीं ना कहीं ध्यान दो। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। सेल अपने डीएनए की कॉपी के लिए क्या करती हैं, केमिकल रिएक्शंस करती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हमने पहले डिस्कस किया था ना। दिस क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स है उसमें 2 कॉपी बना देती हैं डीएनए की, एक कॉपी खुद में रख लेती है और एक कॉपी को बाहर वाली सेल को दे देती है, जा भाई आगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए। However, keeping 1 copy of DNA in the original cell, कह रहा है एक कॉपी तो ओरिजिनल सेल अपने पास रख लेती हैं, simply pushing the other one out would not work, और simply pushing the other one, और दूसरी को जो है वो बाहर पुश कर देती हैं। अब अगर दूसरा जो डीएनए कॉपी है उसे एज इट इज वो बाहर पुश कर दे तो वो डीएनए वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए किसके अंदर है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो उस डीएनए को रखने के लिए वो बाहर का पूरा डिजाइन भी तो चाहिए। तो कहता है अगर सिर्फ उसे बाहर पुश कर देंगे, नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस, उस डीएनए के लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो वर्क नहीं करेगा। इसीलिए डीएनए कॉपिंग इज अकम्पेनिड मतलब इसके साथ साथ और क्या होगा, क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेल्यूलर अपरेटस, एक और सेल्यूलर अपरेटस यानी पूरी एक और सेल बनानी पड़ेगी जिसको रिप्रोड्यूसिंग सेल बोलेंगे हम, और उसके अंदर वो सारा सब माइटोकॉन्ड्रिया सारी चीजें होंगी जो इन डीएनए को वहां पे सर्वाइव करवाएंगी, इन्हें खाना देंगी,
पाल पोस के रखेंगी। एंड देन द डीएनए कॉपीज सेपरेट, और फिर डीएनए कॉपीज सेपरेट होंगी, ईच विद इट्स ओन, हर एक डीएनए कॉपी का अपना खुद का सेल्यूलर एपरेटस होगा। इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू सेल, एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, एक वहीं रहेगी और एक को सेपरेट अलग कर देंगे, जिसे रिप्रोड्यूसिंग सेल्स हम बोलेंगे। दीज टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर, ये दोनों सिमिलर तो होंगी, फिर देखो ध्यान से, सिमिलर होंगी बट नॉट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, लेकिन बिल्कुल एक जैसी नहीं होंगी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर्स। इसका आंसर किस चीज में छिपा हुआ है कि किस तरह से, जो कितना सही तरह से जो कॉपी करने वाली रिएक्शंस हुई है वो हुई हैं। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट जो आप लिखोगे, नो बायोकेमिकल रिएक्शंस, मार्क कर लो। और पूछेंगे कि एग्जैक्ट कॉपीज क्यों नहीं होती, तो आप लिखोगे कि कॉपी करना पड़ता है डीएनए, सेल्यूलर एपरेटस कॉपी करना पड़ता है। फिर आप लिखोगे नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, ये मार्क करना आपको मेन, कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली रिलायबल एग्जैक्ट नहीं होती, उसमें चेंजेस आते ही आते हैं। देयरफॉर इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट, ये सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं हम, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम, कि हर बार जब कॉपी होगा तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस आए होंगे। जैसे आपके दादाजी से आपके फादर हुए, उनकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हुई, फिर आप पैदा हुए, आपकी शक्ल में चेंजेस आए, तो हर बार जब भी कॉपी होंगे डीएनए सेल्स कॉपी होंगी, उनमें वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर, इसी वजह से डीएनए कॉपी सिमिलर तो हो सकती हैं बट मे नॉट बी आइडेंटिकल, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल एग्जैक्ट एक जैसी नहीं हो सकती टू दी ओरिजिनल। सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक, कभी कभी ये जो वेरिएशन, ये बदलाव हैं, ये इतने ज्यादा होते हैं दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेल्यूलर एपरेटस ऑफ इनहेरिटस। कई बार डीएनए में जब कॉपी हो रही है तो बदलाव अचानक हुए, तो इतने ज्यादा चेंजेस आ गए कि जो नया डीएनए है वो पहले वाली सेल्यूलर एपरेटस के साथ, अब तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं, पहला कि रिप्रोडक्शन करते क्यों है, और दूसरा कि एग्जैक्ट कॉपी होती है या नहीं होती, और नहीं होती तो क्यों नहीं होती। तो भाई पहले तो रिप्रोडक्शन करते क्यों है, उसका आंसर समझ में आ गया होगा, फॉर स्पीसीज, फॉर सर्वाइविंग दी स्पीसीज, ताकि स्पीसीज सर्वाइव कर सके, है ना। और दूसरा एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, क्यों नहीं बनती, क्योंकि कॉपी होने में बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी, और बायोकेमिकल रिएक्शंस 100% एक्यूरेट कभी भी नहीं होती, हर बार कोई ना कोई वेरिएशंस आ जाती है। इसके बाद थर्ड टॉपिक में अभी हमने एंटर किया है, थर्ड हम पढ़ रहे हैं कि हमने पढ़ा कि ड्रास्टिक मतलब बहुत ज्यादा जो चेंजेस हुए रिएक्शन, वो इतने ज्यादा चेंज हो गए कि जो नया डीएनए का सेट है वो पहले वाले सेल्यूलर एपरेटस के साथ जो है वो काम ही नहीं कर पा रहा है। सच ए न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई, और इस तरह से जो नई सेल बनी, न्यू डीएनए ये जो ड्रास्टिक चेंज वाला हुआ, ये मर जाएगा, पहली वाली सेल के साथ ये वर्क ही नहीं कर पाया। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशंस इन द डीएनए कॉपिंग, कहता है इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे डीएनए कॉपी होते हुए इतने वेरिएशंस रहते हैं, दैट वुड नॉट लीड टू सच ए ड्रास्टिक आउटकम, जिसकी वजह से इतना खतरनाक सीन नहीं होता कि वो सेल मरी जाए, वो सरवाइव कर लेता है। लेकिन क्या है, चेंजेस बहुत ज्यादा आ गए हैं, चेंजेस बहुत ज्यादा आने की वजह से अब जो नया ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होगा, जो बच्चा पैदा होगा किसी भी एनिमल का, प्लांट का, वो पहले वाले से काफी ज्यादा वो डिफरेंस उसमें दिखाई देगा, ठीक है। दस द सर्वाइविंग सेल आर सिमिलर टू बट सबटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज अ बेसिक फॉर इवोल्यूशन। अब ये एक और क्वेश्चन है भाई, इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। आगे हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक स्पीसीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी स्पीसीज में जो चेंजेस आते चले गए। हमने सुना, तुम लोगों ने सुना होगा, बंदर से इंसान बन गए। तो ये जो इवोल्यूशन है, इसे इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन किस वजह से हुआ, ये जो टेंडेंसी है
वेरिएशन की, बदलाव की, कब? रिप्रोडक्शन के टाइम। जो हर बार जो नया जब डीएनए बन रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहे हैं, उन चेंजेस की वजह से ही इवोल्यूशन होता है। अब एक बार, दो बार, तीन बार, लाखों करोड़ों अरबों सालों से हम जिंदा हैं, तो हर बार में चेंजेस आते आते आज जो ऑर्गेनिज्म जो हम दिखाई दे रहे हैं आसपास, जो हमें पेड़ पौधे जानवर दिखाई दे रहे हैं, वो आज से हजारों करोड़ों साल पहले दिखाई देने वाले जानवरों से, पेड़ पौधों से बहुत ही डिफरेंट है। क्लियर है? तुम अभी देखो वेरिएशंस जो है ना, अभी तुम अपनी लाइफ में बहुत छोटे से लाइफ पीरियड में आप देख नहीं सकते हो, अंदाजे वेरिएशंस के लगाए जा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो बॉडी साइज छोटा होता जा रहा है और ब्रेन साइज बढ़ता जा रहा है। ये तो आप पिछले 100, 200, 400, 500 सालों के गैप में भी देखोगे। आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो वो बताएंगे कि उन्होंने जो अपने दादा परदादाओं को देखा था या उनसे पहले बातें होती थी, उनकी हाइट ज्यादा होती थी। आजकल जो जनरेशन्स जो है उनके कंपैरिजन में हम 100 साल पीछे भी जाएंगे तो उनकी हाइट जो थी वो ज्यादा थी, ब्रेन साइज छोटा था। अब ब्रेन साइज बड़ा होता जा रहा है, सिर बड़ा होता जा रहा है और बॉडी साइज छोटा होता जा रहा है। तो ये वेरिएशंस हम यूज क्या कर रहे हैं, हम फिजिकल वर्क की बजाय मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं। तो फेस बड़ा होगा। हाँ, फेस, ब्रेन, सिर बड़ा होगा, फेस नहीं सिर बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, अगर हम पीछे की जनरेशन्स को देखेंगे तो बॉडी साइज बड़ा था, अब सिर, ब्रेन जिसमें जहां रखा हुआ है वो साइज बड़ा होता जा रहा है। क्लियर है? अब अच्छा, ये जो वेरिएशंस हैं इनका फायदा क्या है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है? एक तो ये भाई क्या फायदा नए चेंजेस का, एक जैसे ही बनते रहें। अब एक जैसे बनते रहे, सपोज आप ने देखा होगा कई लोग गर्मियों में सरवाइव करते हैं, यार कितनी गर्मी हो, हमें गर्मी नहीं लग रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ठंड में ऐसे ही टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, भाई कोई ठंड वंड नहीं है ना। तो किस वजह से? वेरिएशंस की वजह से। इसका फायदा क्या होगा? सपोज हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं, कुछ बच्चे है ना 50-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बढ़िया मस्त घूम रहे हैं, उनकी बॉडी गर्मी फील ही नहीं करती है, और कुछ लोग 30-40 डिग्री के टेम्परेचर पे ही बीमार होने लग जाते हैं, हो गर्मी हो गई है ऐसा करके, है ना। सपोज अचानक गर्मी 70 डिग्री सेल्सियस हो गया एवरेज अर्थ की, तो क्या होगा? जो 30-40 पे बीमार हो जाते थे 70 पे तो मर ही जाएंगे। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन 70 डिग्री बहुत ज्यादा होती है, मर जाएगी। लेकिन जो 50-60 को सरवाइव कर रहे थे वो किसी तरह से 70 पे सरवाइव कर जाएंगे। तो क्या होगा कि अगर 90% मर भी गए तो 10% जिंदा रह सकते हैं। तो ये जो ड्रास्टिक जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, तो ये वेरिएशंस की वजह से कोई स्पीसीज जो है अपने आप को बचाए रख सकती है। इसी तरह से ठंड की बात करें, जो एनिमल प्लांट जो ठंड में सरवाइव कर सकते हैं, वो क्या होगा? अगर बाई चांस वेदर कंडीशन अल्टर हो जाए, इतनी चेंज हो जाए कि -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरेज अर्थ का हो जाए, -10, -20, तो सब कोई सरवाइव थोड़ी करेंगे। वेरिएशंस की वजह से जो कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं वही सरवाइव कर पाएंगे। तो इसका फायदा क्या है कि स्पीसीज जो है वो बची रह जाएगी। बुक में देखते हैं क्या लिखा है बुक में। पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर वेल डिफाइंड प्लेस पे होती है, ऑर्गेनाइजेज इन दी इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में, हमारे इकोसिस्टम में पर्टिकुलर किसी जगह पे वो पॉपुलेशन होती है। हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को माने तो वो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलर वेदर कंडीशन में सर्वाइव करता है। यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, the consistency of DNA copying during reproduction is important for maintenance of body design features that allow the organism to use that particular niche। कहता है अब जो कंसिस्टेंसी, एक जैसा बॉडी डिजाइन, डीएनए कॉपी होना, सिमिलर कॉपी होना क्यों जरूरी है? ताकि जो नए ऑर्गेनिज्म पैदा हो उसी इन्वायरमेंट में रहने के लिए फिट हो, उसी वेदर कंडीशन में रहने के लिए फिट हो। इसीलिए मोस्ट सुटेबल यानी उसी तरह का डीएनए कॉपी होना जरूरी है। यानी 90%, 99%, 95% जो सिमिलरिटी है, उसका फायदा क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स को जो कंडीशन मिली है उस कंडीशन में वो सरवाइव कर सकेगा। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। ये आंसर था उस क्वेश्चन का, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है।
रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। पॉपुलेशन को मेंटेन रखे रहने के लिए जो है वो रिप्रोडक्शन जरूरी है। हाउएवर नाइसिस कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो प्रजातियां वो बदल जाती हैं किस वजह से? कुछ ऐसी कंडीशंस की वजह से जो ऑर्गेनिज्म के हाथ में नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो जातियां हैं वो बदल जाती हैं, कैसे किसी पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन। अर्थ का टेम्परेचर भी वही बढ़ जाता है, कम हो जाता है अलग अलग टाइम पे। वाटर लेवल्स कैन वेरी और देयर कुड बी मेटेओराइट्स हिट्स। अगर हम पिछले लाखों करोड़ों साल की बात करें तो अर्थ पे वाटर लेवल चेंज होता रहता है। मेटेओराइट्स बड़े बड़े पत्थर भी एटमॉस्फेयर से आके अर्थ पे हिट करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है। हवा में गैस ही गैस यानी डस्ट ही डस्ट छा जाता है। सपोज 1 महीने तक हवा में डस्ट है, सांस नहीं ले सकते, तो क्या होगा? मोस्टली ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। सर्वाइव कौन कर सकेगा? जो इस तरह के अल्टर विषम परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जिसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस पहले से होंगे वो सर्वाइव कर सकेगा। टू थिंक ऑफ ए फ्यू एग्जाम्पल, इफ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सूटेड टू ए पर्टिकुलर नाइच एंड इफ द नाइच वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड। कह रहा है मान लो कोई ऑर्गेनिज्म, कोई पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर वेदर कंडीशन, पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए फिट है और वो जो कंडीशन है उसमें ड्रास्टिक अचानक बहुत ज्यादा बदलाव हो गए। जैसे अर्थ का टेम्परेचर मैंने एग्जांपल बताया 70 डिग्री बढ़ गया। पॉपुलेशन कोड भी वाइप्ड आउट। वाइप्ड आउट का मतलब है एकदम से खत्म हो जाएगी पॉपुलेशन, सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो जो ड्रास्टिक चेंजेस है उसको सहन नहीं कर सकते। हाउएवर जबकि इफ सम वेरिएशंस, अगर कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट होते कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर उस पॉपुलेशन में, देयर वुड बी सम चेंजेस फॉर देम टू सर्वाइव। यानी अगर सब एक जैसे ना होते, उनमें कुछ, जैसे हमने बात की, कुछ लोग गर्मी में सर्वाइव कर सके, गर्मी को सहन कर सकें, अगर ऐसे होते तो वो उस बदले हुए मौसम में अपने आप को एडजस्ट कर लेते और पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रह जाती। इफ देयर वर ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but a few variant resistant to heat would survive and grow further. Variation, ये line last, variation is thus useful for the survival of species over time. इसका ये एग्जाम्पल जैसे मैंने ह्यूमन बींग का कहा, इन्होंने बैक्टीरिया से दे दिया है। यहाँ से मार्क करना इफ से लेके लास्ट तक, इफ देयर वर ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएशन से होता क्या है? यूजफुल है, सर्वाइवल स्पीसीज ओवर टाइम। हजारों लाखों सालों तक किसी स्पीसीज को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए किस चीज की जरूरत है? वेरिएशंस की जरूरत है। क्लियर है?